रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप, और सिटी पर हेल्थ की बात में आज मेरे साथ डॉक्टर अनुराग हैं। तो मैं सर से चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर आप खुद दे दीजिए हमारे देखने वालों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं बेसिकली अपनी सेवाएं SIS हॉस्पिटल और अपनी क्लिनिक अवधपुरी में जो स्थित है वहाँ देता हूँ, और पहले मैं मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल में भी कार्यरत रह चुका हूँ। चेस्ट के संबंधित बीमारियों के बारे में मैं देखता हूँ। तो सर जैसे एक चीज होती है जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था, वो है COPD अस्थमा। ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे पता लगे? अखिल जी, बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि COPD इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये विशेषकर उन लोगों में होती है जो पोल्यूशन के संपर्क में रहते हैं या धूम्रपान करते हैं, या वो औरतें जो कभी चूल्हे पे खाना बनाया होता है जिन्होंने, उनको COPD हो सकती है। COPD में आपकी सांस फूल सकती है, जगड़न हो सकती है, इसके बाद खांसी आ सकती है, लंबे समय से खांसी में बलगम आ सकता है। और अस्थमा बीमारी एलर्जी वाली बीमारी होती है, लगभग आपको बचपन से हो सकता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है। इसमें भी सांस फूलती है। मौसम चेंज होने पे सर्दी, जुकाम, सांस फूलना, ये सब लगा रहता है। सीने में जकड़न होना। बेसिकली हम लोग इसको PFT से डिफरेंशिएट करते हैं कि अस्थमा है कि COPD है। PFT मीन्स पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम मरीज से कहते हैं फुकवाने के लिए कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग आती है। उसमें पता लगता है कि सांस क्यों फूल रही है, COPD की वजह से बोल रही है, अस्थमा की वजह से बोल रही है, या किसी और कारण से बोल रही है। अगर COPD या अस्थमा है तो उसका अलग अलग थोड़ा बहुत इलाज है। इनहेलर्स और ब्रोंकोडायलेटर्स, गोलियां खाने को मिलती हैं। तो इस हिसाब से हम लोग को कर सकते हैं, और क्या क्या मरीज को प्रिकॉशन लेना है ये भी हम बता सकते हैं। तो सर क्या ये बीमारियां पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं या लंबी चलता है इलाज, कैसा रहता है? पूरी तरह से ठीक तो नहीं होती। हाँ, ये बीमारियां COPD और अस्थमा बेसिकली कंट्रोल होती हैं। ओके। शुरुआत में मरीज आता है एक्सेसरबेशन में। जब दिक्कत होती है तो एक्यूट एक्सेसरबेशन में आता है। एक्यूट कंडीशन में आता है कि मेरी 2 दिन से बहुत सांस फूल रही है, 2 दिन से बहुत खांसी जुकाम हो गया है। उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स और सब टेस्ट कराते हैं, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स देते हैं, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, और फिर लंबे समय तक या लाइफ लॉन्ग भी कह सकते हैं इलाज चलता रहता है जिसका। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन की बीमारी है तो कुछ गोलियां खाने को मिलेंगी हमेशा। अगर जहां मरीज ने छोड़ा तो वहां दिक्कतें बढ़ जाएंगी, शुगर और BP बढ़ जाएगा मरीज का। इसी तरह से COPD और अस्थमा भी है, लाइफ लॉन्ग इसकी बीमारी रहती है और दवा चलती है। हाँ, दवा कम ज्यादा हो सकती है बीच में। सर स्मोकिंग और पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लंग्स के ऊपर? देखिए, पोल्यूशन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो ऐसे ही रहता ही है। गाड़ियों से निकलता है वो धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, बाकी और भी दिक्कतें रहती हैं, तो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, स्मोकिंग ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति स्मोक करता है उसको अभी नहीं तो आगे जब लंग की कैपेसिटी कम होगी उसका असर पड़ेगा। उससे मरीज को और दिक्कतें हो सकती हैं। केवल COPD नहीं, और भी सेहत से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं उनको स्मोकिंग से। मरीज देखता है, आदमी देखता है सिगरेट का पैकेट, उसमें कैंसर बना हुआ है, ये जानलेवा है, ये उसको इग्नोर कर देता है पेशेंट। आदमी इग्नोर करता है और स्मोक करता है जी। उसको वो ज्यादा पसंद है स्मोक करना। फिर आदमी बीमार होता है, दवा खाने जाता है, डॉक्टर पास जाता है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन डॉक्टरों से दवा खाने में उनको साइड इफेक्ट्स और ये सब बहुत है, दिक्कतें होती हैं। लेकिन स्मोकिंग करने से उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मरीज आदमी स्मोकिंग करना छोड़े पहले। ओके। पोल्यूशन ऐसी चीज है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं स्मोकिंग करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। उसको भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पोल्यूशन तो है ही जी। और लाइफस्टाइल भी है आदमी की, तो उनसे भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना, स्मोकिंग क्यों करना? स्मोकिंग छोड़ दे तो अच्छी बात है। अच्छा सर, एक और चीज बड़ी वो है लोगों के मन में है कि मैं तो एक ही सिगरेट पीता हूँ। तो ये जो एक सिगरेट वाला लोग बहुत एक एक्सक्यूज देते हैं, मैं तो कहूंगा, क्या एक सिगरेट पीना डेली लंग्स पर इम्पैक्ट डालता है, नहीं डालता है? देखिए, एक सिगरेट पीना और नहीं सिगरेट पीना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मरीज आदमी एक सिगरेट पीता है या सिगरेट नहीं पीता है। फर्क इससे पड़ता है कि उसकी लंग की कैपेसिटी क्या है। लंग की कैपेसिटी कम होती है नॉर्मल आदमियों में एज के साथ, लेकिन जो उसने सिगरेट पी होती है, जिसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन से एक्सपोजर होता है, जिसको धुआं और धूल से दिक्कतें हैं, उसकी लंग कैपेसिटी जल्दी कम होगी एज कम्पेयर टू जो स्मोक नहीं करता है। तो मेरा कहना तो यही है कि आप स्मोकिंग ना करें। एक चीज होती है सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, यानी कि जो सिगरेट नहीं पीता, यानी घर में आपके कोई भी सिगरेट पी रहा है, टेम्पो में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, तो उसके धुएं से भी आदमी को दिक्कत हो सकती है। जी, सही बात है। अगर डेली डोज कुछ मिल रही है स्मोक की, सेकेंड हैंड स्मोक जिसे कहते हैं हम लोग, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो आदमी स्मोकिंग नहीं करता है, कहता है मुझे सांस की बीमारी कैसे होगी, मैं तो स्मोकिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी? आपके घर में चौथा आदमी या तीसरा आदमी तो पीता ही है।
कोई ना कोई तो पीता ही है। जी। और ये भी नहीं सही है कि बंद कमरे में, मान लीजिए बंद कमरे में कोई क्रैक है कहीं पे और कुछ कोई सांस है जहाँ से धुआं निकल जाए, उससे दिक्कत हो जाए किसी और को एक्सपोजर से, तो क्या फायदा है स्मोकिंग करने का। ओके, तो मतलब चाहे एक सिगरेट हो चाहे 2 हो, लेकिन वो डेंजरस है। एक खून की भी सजा फांसी और 100 खून की भी सजा फांसी। सही बात है। अच्छा सर, वैक्सीनेशन कितना जरूरी रहता है इन सारी चीजों में? देखिए, वैक्सीनेशन बेसिकली एलर्जी के पेशेंट में दिया जाता है। अच्छा। जिनको जिनको सांस की बीमारी होती है, ये एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, चेस्ट के जो पेशेंट होते हैं हम लोग उनमें देते हैं। वैक्सीनेशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, फ्लू और न्यूमोकोकल। फ्लू वैक्सीन हर साल 1 बार लगती है और न्यूमोकोकल वैक्सीन 2 साल, 5 साल या लाइफ टाइम भी लगती है। ओके। तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन हम लगवा लेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, अस्थमा COPD हो गई नहीं, आपको दवा खत्म हो जाएगी, लेकिन हम इन सबसे दवा की डोज कम कर सकते हैं। सर मेरा एक और सवाल है, OSA जिसको आई गेस स्लीप एपनिया कहते हैं, वो क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। OSA मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज्यादातर मोटे लोगों में होता है। अच्छा। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो जैसे जो मोटे लोग हैं जिनको रात में सोते समय खर्राटे आते हैं या रात में सोते समय सांस अटक जाती है, सोते सोते जग जाते हैं, SpO2 ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होती है, दिन में बैठे बैठे आदमी बैठा हुआ है और सो जाएगा, आपसे बात कर रहा है, बात करते वक्त सो जाएगा, ऐसे मरीजों को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जिसको OSA है वो अगर गाड़ी चला रहा है तो अगर बैठे बैठे सो गया, मान लीजिए वो उसकी कंट्रोल में नहीं है, अगर सो गया तो एक्सीडेंट तक हो सकता है। एक्सीडेंट के कंडीशन में क्या होगा कि मरीज हॉस्पिटलाइज होगा, तब हम डायग्नोस करते हैं कि इनको तो OSA था। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप OSA के लिए जागरूक रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे मोटे ही पेशेंट्स में OSA होगा या पतले पेशेंट्स में OSA नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो मोटे हैं उनको खतरा ज़्यादा है इस चीज़ का। अगर सोते समय आपको खर्राटे आ रहे हैं, आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, गाइडलाइन के हिसाब से वेस्ट साइज होता है, वेस्ट साइज उससे ज़्यादा है आपका, तो OSA के लिए प्रोन है आप। OSA के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर स्लीप स्टडी और टेस्ट एडवाइस करेगा, स्लीप स्टडी होगी उसमें OSA डायग्नोज होगा। OSA में हम लोग एक इंडेक्स देखते हैं, AHI इंडेक्स होता है जो, और भी चीज़ें देखते हैं, ग्राफ सब देखे जाते हैं, मरीज को कहाँ दिक्कत हो रही, कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है उसका, रात में गिर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसको आगे उसका ट्रीटमेंट बताते हैं, मशीन लगानी है या किसी और प्रॉब्लम से OSA है। तो सर जाने से पहले एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी कैसे चेक कर सके कि उसका जो लंग्स का कैपेसिटी है जिसके बारे में हमने बात की वो सही है, मतलब कुछ दौड़कर, कुछ सीढ़ियां चढ़ के, कोई एक टेस्ट कुछ ऐसा रहता है? टेस्ट तो नहीं, सबसे जरूरी है कि अगर आपको टेस्ट करवाना है तो डॉक्टर को दिखाना है। अगर लंग्स की कैपेसिटी आपको टेस्ट करानी है तो डॉक्टर को दिखाना है। ओके। वो PFT या पीक फ्लोमेट्री इन सब से टेस्ट करेगा। मेडिकली टेस्ट हो तो ज्यादा सही रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं कि हाँ मुझे भी खर्राटे आते हैं, मैं भी ओवरवेट हूं, या मुझे भी मेरे लंग्स की कैपेसिटी चेक करनी है, तो वीडियो में आपको सर से जुड़ने के डिटेल्स मिल जाएंगे। आप जरूर सर से बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी।